नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 में। दोस्तों, हमने हमारी पिछली वाली जो क्लास है उसमें बात की थी, हमने जो है संपूर्ण राजस्थान के आभूषणों के बारे में। तो आपने यदि वो वाली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज हम जो हमारा नया टॉपिक है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो नया टॉपिक होने वाला है आज हमारा राजस्थान की चित्रकला के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान की चित्रकला दोस्तों हम बड़े संपूर्ण तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। और डिटेल से पढ़ने के अलावा दोस्तों आपको सारी चीज़ें जो मैं पढ़ाऊँगा वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की चित्रकला के बारे में। यदि हम बात करें राजस्थान की चित्रकला के बारे में तो सबसे पहले दोस्तों राजस्थान की चित्रकला शुरुआत करने से पहले हम इसकी जो है चित्रण की परंपरा के बारे में जानेंगे कि इन दोस्तों सबसे पहले जो प्राचीन चित्र है वह कहाँ से मिले हैं, जो पुराने चित्र है वह कहाँ से मिले हैं, और जो चित्रकला का प्रारंभ है वह कहाँ से होता है। ठीक है, इस सारी की सारी जानकारी हम जो बेसिक नॉलेज है वो लेने वाले हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले या प्रारंभिक चित्रण परंपरा दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं प्राचीन चित्र। तो सबसे पहले प्राचीन चित्र मिले हैं दोस्तों आलनिया कोटा से, दर भरतपुर से मिले हैं दोस्तों, बैराट जयपुर से मिले हैं। इसके अलावा दर्रा और मुकुंदरा हिल्स से भी जो दोस्तों कहाँ है कोटा, यहाँ से भी क्या है प्राचीन चित्र मिले हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी बात ध्यान रखनी है। आलनिया कोटा से प्राचीन चित्र मिलते हैं, दर भरतपुर से मिलते हैं, बैराट जयपुर से मिलते हैं, और दर्रा या फिर आप कह सकते हो मुकुंदरा हिल्स, वहाँ से भी क्या मिलते हैं दोस्तों प्राचीन चित्र मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों चित्रित शैलश्रियों की खोज, दोस्तों जो पत्थरों पर जो चित्र है उनकी खोज किसके द्वारा की गई है? 1853 ईस्वी में B.S. माकणकर द्वारा दोस्तों इनकी खोज की गई है। और खोज कहाँ की गई है इनके द्वारा? तो कोटा में चंबल घाटी एवं दर्रा के क्षेत्र के अंदर की गई है। इसके अलावा काली सिंध घाटी में जो है खोज की गई है चित्रित शैलश्रियों की। इसके अलावा माउंट आबू जो सिरोही वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी इसकी खोज की गई है। जो अरावली वाला क्षेत्र है दोस्तों माउंट आबू में, वहाँ पर। इसके अलावा ईडर गुजरात में भी दोस्तों इनके द्वारा खोज की गई है। ठीक है, तो B.S. माकणकर को आप ध्यान रखिएगा। चित्रित शैलश्रियों की खोज किसके द्वारा की जाती है? तो सन 1853 में B.S. माकणकर के द्वारा जो है चित्रित शैलश्रियों की खोज की गई थी। ठीक है, यदि हम और बात करें आगे दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ दो थे दोस्तों। एक था ओद नियुक्तिवृत्ति, एक था 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्ण। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपको ध्यान में होने चाहिए। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये जैसलमेर से प्राप्त हुए हैं। कब? तो 1060 ईस्वी में ये जैसलमेर से प्राप्त होते हैं, ओद नियुक्तिवृत्ति और 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्ण। ठीक है, किसके समय के हैं दोस्तों ये? तो ये आनंद के समय के हैं। ठीक है, ये किसका वंशज था? तो नागपाल का क्या था ये वंशज था। इसके समय के ये क्या है चित्रित ग्रंथ है। तो राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ आपसे पूछे जाएं तो आपको जवाब देना है ओद नियुक्तिवृत्ति और 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्ण। कब? 1060 ईस्वी में। कहाँ से? तो जैसलमेर से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो किसके द्वारा जो है चित्रित है? तो आनंद के द्वारा चित्रित है। यह किसका वंशज था? तो नागपाल का वंशज था। ठीक है, पाल वंश का शासक था दोस्तों कौन? नागपाल। तो उसका क्या था ये वंशज था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राजस्थान चित्रकला की उत्पत्ति के बारे में कि उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी दोस्तों वह उत्पत्ति हुई थी 12वीं सदी में। ठीक है, 12वीं सदी में राजस्थान चित्रकला की उत्पत्ति होती है। इसके जो प्रभाव है दोस्तों राजस्थानी चित्रकला पर किस किस शैली का प्रभाव है? तो जैन शैली का प्रभाव है। इसके अलावा गुजरात शैली का प्रभाव है, अपभ्रंश शैली का प्रभाव है। इसके अलावा मुगल शैली का भी बाद में दोस्तों प्रभाव पड़ जाता है इसके ऊपर। तो ये चारों की चारों शैली आपको ध्यान में होनी चाहिए कि किस किस शैली का जो है प्रभाव है। इसके अलावा दोस्तों ये स्वतंत्र कब हुई, या फिर इसे कह सकते हैं विशुद्ध रूप से कब जो है राजस्थान में ये देखने को मिलती है? तो 15वीं सदी में दोस्तों ये विशुद्ध रूप से देखने को मिलती है। ठीक है, किसके समय दोस्तों? तो कुंभा के समय मान लीजिएगा आप। ठीक है, यदि राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति या फिर जनक पूछे आपसे तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो जनक है दोस्तों कौन? कुंभा। राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति का जनक कौन है? कुंभा है। ठीक है, कौन है? कुंभा। इसके अलावा यदि हम राजस्थान चित्रकला का स्वर्णकाल देखें कि सर्वाधिक जो है विकसित कब हुई थी, तो सर्वाधिक जो है विकसित हुई थी 17-18वीं सदी में।
17 से 18वीं सदी के मध्य। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें जन्मभूमि की, तो इसकी जन्मभूमि मानी जाती है दोस्तों मेवाड़, क्योंकि दोस्तों गुजरात से कहाँ आई थी, ये सीधे मेवाड़ में आई थी। तो इसलिए राजस्थान में जो चित्रकला की जन्मभूमि माना जाएगा वह माना जाएगा मेवाड़, जिसे प्राचीन नाम क्या है, मेदपाट। ठीक है, तो मेवाड़ आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला को किसने क्या नाम दिया। यदि हम बात करें कि राजस्थानी चित्रकला को किसने क्या नाम दिया, तो दोस्तों सबसे पहले आता है आनंद कुमार स्वामी, ओशी गांगुली और मिस्टर हेवेल। इनके द्वारा दोस्तों राजस्थानी जो चित्रकला है उसको क्या नाम दिया गया था, तो राजपूत चित्रकला कहा गया। क्या कहा गया, राजपूत चित्रकला कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड बात करें हम, तो डब्ल्यू एच ब्राउन ने अपनी एक ग्रंथ था जिसका नाम था इंडियन पेंटिंग्स। आपसे पूछा जाए इंडियन पेंटिंग्स किसका ग्रंथ है, तो डब्ल्यू एच ब्राउन का ग्रंथ है। ठीक है। इन्होंने क्या नाम दिया दोस्तों, ब्राउन जी ने राजपूत कला नाम दिया। क्या नाम दिया, राजपूत कला नाम दिया। इसे आप कह सकते हो राजपूताना शैली नाम दिया। ठीक है, या तो राजपूत कला या फिर राजपूताना शैली, दोनों एक ही बात है। ठीक है। तीसरे की बात करें दोस्तों हम, राय कृष्णदास। तो राय कृष्णदास के द्वारा क्या नाम दिया जाता है, तो राजस्थानी चित्रकला कहा जाता है। तो आपको ये नाम ध्यान रखने हैं, तीनों के तीनों ये इंपॉर्टेंट है, राजपूत चित्रकला, राजपूत कला और इसके अलावा राजस्थानी चित्रकला। आगे बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, तो आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट भी। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया जाता है, तो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इनकी पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग्स, उसमें दोस्तों ये किया जाता है वैज्ञानिक विभाजन। और ये कब प्रकाश में आई, तो 1916 ईस्वी में। ठीक है। कब की पुस्तक है ये, 1916 की पुस्तक है। तो आपको ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखनी है। चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण, तो आपको पूरी की पूरी सारणी ध्यान में रखनी है कि किस स्कूल में कौन कौन सी शैली आती हैं। तो दोस्तों 4 स्कूल है, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हड़ौती स्कूल। तो ये चारों के 4 स्कूल है। इनमें से आपको सारी जो है शैली वो ध्यान रखनी है कि किस स्कूल में कौन सी शैली आती है और किस स्कूल में कौन सी उपशैली आती है और किस स्कूल में कौन से ठिकाने आते हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं मेवाड़ स्कूल के बारे में। तो मेवाड़ स्कूल में मेवाड़ शैली आती है। इसके अलावा दोस्तों उदयपुर शैली भी इसी में आती है, मेवाड़ शैली कह लो या फिर उदयपुर शैली कह लो, बात एक ही है। इसके अलावा चावड़ शैली इसमें आती है, नाथ द्वारा शैली इसी में आती है। इसके अलावा जो है देवगढ़ उपशैली इसी में आती है, देवगढ़ उपशैली, साबर उपशैली और शाहपुरा उपशैली। इसके अलावा यदि हम और बात करें दोस्तों, बनेड़ा ठिकाना आता है, बागो ठिकाना आता है, बेंगू ठिकाना आता है और केलवा ठिकाना आता है। तो चारों के चारों ठिकाने इसी में आते हैं, आपको ध्यान याद कर लेना है। चलिए और बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यदि हम बात करें जोधपुर शैली, तो ये मारवाड़ स्कूल में आती है। बीकानेर शैली मारवाड़ स्कूल में, किशनगढ़ शैली मारवाड़ स्कूल में, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली भी इसी में आती है दोस्तों और जैसलमेर शैली। ठीक है। तो ये जो मारवाड़ स्कूल में ये शैलियाँ आपको ध्यान में रख लेनी है कि कौन कौन सी जो शैली है मारवाड़ स्कूल में आती है। इसके अलावा यदि हम ठिकानों की बात करें इसमें, तो ठिकाने आते हैं दोस्तों घाणेराव ठिकाना, रिया ठिकाना, जूनिया का ठिकाना और विनायक ठिकाना। ये किस में आते हैं, तो ये जो है मारवाड़ स्कूल में आते हैं। चलिए और बात करें ढूंढाड़ स्कूल की। यदि हम ढूंढाड़ स्कूल के बारे में बात करें दोस्तों, तो आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली और अलवर शैली। ठीक है। इसके अलावा उनियारा उपशैली ढूंढाड़ स्कूल में आती है। ठिकानों में यदि हम देखें तो जिलाई ठिकाना, ईसरदा ठिकाना, शाहपुरा ठिकाना और सामोद ठिकाना, ये इसी में आते हैं। ठीक है, ढूंढाड़ स्कूल में। यदि हम बात करें हाड़ौती स्कूल की, कि हाड़ौती स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ आती है, तो बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ उपशैली इसमें आती है। ठीक है। तो आपको सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए कि मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ हैं, मारवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ हैं, ढूंढाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ हैं और हाड़ौती स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ हैं। ठीक है। चलिए मैं छोटा कर देता हूँ आपके लिए, ये लो। तो आपको सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए।
हमें अब कौन कौन सी पढ़नी है दोस्तों, इनमें से मैं आपको बता दूं। हम मेवाड़ शैली पढ़ेंगे, चावंड शैली पढ़ेंगे, इसके अलावा नाथद्वारा शैली पढ़ेंगे और देवगढ़ उपशैली पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली और जैसलमेर शैली ये पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा ढूंढाड़ स्कूल में आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली और उनियारा उपशैली। इसके अलावा दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं बूंदी शैली और कोटा शैली। तो ये सारी की सारी बातें हम करने वाले हैं, ठीक है। आज हम कौन कौन सी बातें करेंगे, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों मेवाड़ स्कूल के बारे में। किसके बारे में? मेवाड़ स्कूल के बारे में आज हम सारी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी दोस्तों 3 क्लास में हमारी राजस्थान चित्रकला कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम जो है मेवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी और जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए कि जो राजस्थानी चित्रकला है और राजस्थानी चित्रकला है, इसके बारे में आपको इसकी प्रमुख संस्थाएं और प्रमुख संस्थान ये दोनों क्या कर लेने हैं, ध्यान में रख लेने हैं या फिर याद कर लेने हैं आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम प्रमुख संस्थाओं की बात करें तो भीलवाड़ा में कौन सी संस्था है, तो जिसका नाम है अंकन। जोधपुर में कौन सी संस्था है, तो चितेरा और धोरा, 2 संस्थाएं दोस्तों जिनका नाम है चितेरा और धोरा। इसके अलावा उदयपुर में तो तुलिका और एक है दोस्तों टकमन 28, टकमन 28, ठीक है। इसके अलावा जयपुर में है दोस्तों कलाव्रत, आयाम और एक है दोस्तों पैग। कौन सी है? पैग। कलाव्रत, आयाम और पैग जयपुर में आपको ध्यान रख लेनी है। कौन सी संस्था है? कलाव्रत है, आयाम है और पैग है। ये दोस्तों राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख संस्थाएं हैं। भीलवाड़ा की हो गई अंकन, जोधपुर की 2 है दोस्तों चितेरा और धोरा, उदयपुर की तुलिका और टकमन 28, इसके अलावा जयपुर की कलाव्रत, आयाम और पैग, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं प्रमुख संस्थान के बारे में कि प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं राजस्थानी चित्रकला के। तो मान प्रकाश पुस्तकालय है दोस्तों जो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा पोथी खाना है जो जयपुर में स्थित है। इसके अलावा जिन दत्त सूरी भंडार है जो जैसलमेर में स्थित है और सरस्वती भंडार है दोस्तों जो उदयपुर में स्थित है। तो ये चारों के चारों संस्थान आपको ध्यान में होने चाहिए। इसके अलावा ये चारों के चारों संस्थाएं भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हमारी शैली आ जाती है मेवाड़ शैली या फिर आप कह लीजिए उदयपुर शैली, ठीक है। बात एक ही है दोस्तों, हम बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से हम इनको समझने वाले हैं। आपको कहीं भी बिल्कुल भी थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। यदि आप तरीके से इत्मीनान से प्रेम से पढ़ते हो तो आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए हम देखते हैं मेवाड़ और उदयपुर शैली। तो सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों महाराणा तेज सिंह के बारे में। महाराणा तेज सिंह के समय दोस्तों एक ग्रंथ चित्रित हुआ। इनके समय जो प्रथम ग्रंथ, मेवाड़ का प्रथम ग्रंथ चित्रित हुआ उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है दोस्तों? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसके द्वारा रचित है दोस्तों ये? तो ये है रचित कमल चंद्र द्वारा क्या है रचित है। कब का है? तो 1260 का है। कब का है दोस्तों? तेज सिंह के समय दोस्तों प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है जो 1260 में रचित है और किसके द्वारा? कमल चंद्र के द्वारा क्या है रचित है। तो आपको ध्यान रखना है तेज सिंह के समय प्रथम ग्रंथ मेवाड़ का 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है और कमल चंद्र द्वारा क्या है रचित है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें महाराणा मुकल की, तो मेवाड़ के महाराणा जो मुकल थे उनके समय 1423 ईस्वी में सुपासनाह चरित्रम लिखा जाता है और किसके द्वारा दोस्तों? तो हीरानंद के द्वारा जो है रचित किया जाता है। और हीरानंद कौन थे? तो कुंभा के क्या थे? चित्रकारी गुरु थे। तो आपको यह भी ध्यान रख लेना है मुकल के समय कौन सा ग्रंथ? सुपासनाह चरित्रम किसके द्वारा? हीरानंद द्वारा। कब? 1423 में, ठीक है। यदि हम बात करें महाराणा कुंभा के समय, महाराणा कुंभा, तो महाराणा कुंभा को दोस्तों स्वर्णिम युग कलाओं के उत्थान के लिए जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि महाराणाओं को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम युग कलाओं के उत्थान के लिए जाना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्थापत्य कला का जो है जनक कौन है, तो कौन है? महाराणा कुंभा है, ठीक है। कौन है? महाराणा कुंभा है, ठीक है। इस प्रकार से सिंपल वे में आप समझिए कि स्थापत्य कला का जनक यदि पूछा जाए मेवाड़ में या फिर राजस्थान में तो कौन है? महाराणा कुंभा है। इसके अलावा दोस्तों महाराणा उदय सिंह की बात करें तो इनके समय परिजात अवतरण लिखा जाता है, ठीक है, जो क्या है एक भागवत पुराण से लिया हुआ है। क्या? परिजात अवतरण।
कब लिखा गया, तो 1540 ईस्वी में लिखा जाता है। और किसके द्वारा, तो नाना राम के द्वारा ये रचित है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उदय सिंह के समय परिजात अवतरण भगवत पुराण का एक भाग है। ठीक है, 1540 में रचित है और नाना राम के द्वारा ये लिखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अमर सिंह फर्स्ट की। अमर सिंह फर्स्ट दोस्तों इसके जो है इनके समय रागमाला रचित की जाती है। और ये कब की बात है, तो 1605 की बात है। 1605 में रागमाला रचित की जाती है। किसके द्वारा, तो एक जो है दोस्तों चित्रकार थे जिनका नाम था निसारुद्दीन। ठीक है, निसारुद्दीन है दोस्तों। और इसको क्या कहा जाता है, रागमाला को मेवाड़ शैली का क्या है दोस्तों, ये प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, रागमाला क्या है, मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो अमर सिंह दोस्तों चावड़ शैली का जो है स्वर्णकाल भी इन्हीं के समय था। और दोस्तों जो विकास हुआ था सर्वाधिक वो भी अमर सिंह फर्स्ट के समय ही चावड़ शैली का क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो आपको मेवाड़ शैली में यह ध्यान रखना है कि अमर सिंह फर्स्ट जो है अमर सिंह फर्स्ट के समय रागमाला की रचना होती है। कब होती है, 1605 में होती है। किसके द्वारा की जाती है, तो निसारुद्दीन के द्वारा की जाती है। और जो रागमाला है वो मेवाड़ शैली का क्या है, प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, तो आपको मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगी, रागमाला। किसके समय, अमर सिंह फर्स्ट के समय। ठीक है, अब आता है दोस्तों जगत सिंह फर्स्ट। कौन आता है, जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट के समय दोस्तों लघु चित्र शैली का क्या हुआ, स्वर्णकाल हुआ। यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मेवाड़ या फिर उदयपुर शैली है, तो मेवाड़ या उदयपुर शैली का जो स्वर्णकाल माना जाता है वह किसके समय माना जाता है, तो आपको उत्तर देना है जगत सिंह फर्स्ट के समय माना जाता है। ठीक है, किसके समय माना जाता है, तो जगत सिंह फर्स्ट के समय स्वर्णकाल जो है माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यदि हम बात करें संग्राम सिंह सेकंड के समय किस किस की रचना हुई, तो गीत गोविंद की रचना होती है, बिहारी सतसई की रचना होती है, सुंदर श्रृंगार के जो है चित्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना। तो संग्राम सिंह सेकंड में आपको सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसी प्रकार जगत सिंह फर्स्ट में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल इन्हीं के समय था। अमर सिंह फर्स्ट के समय रागमाला रचित होती है निसारुद्दीन के द्वारा और मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है रागमाला। उदय सिंह के समय परिजात अवतरण जो भगवत पुराण के से लिया गया है और 1540 ईस्वी में इसकी रचना होती है और नाना राम के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है या फिर कह सकते हैं स्वर्णिम युग या फिर कलाओं के उत्थान के लिए इनको जाना जाता है। महाराणा मोकल के समय 1423 में सुपासना चरित्रम लिखा जाता है हीरानंद के द्वारा और हीरानंद कौन थे, कुंभा के चित्रकारी गुरु माने जाते थे। इसी प्रकार तेज सिंह के समय प्रथम चित्रित ग्रंथ जो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 में रचित होता है और किसके द्वारा, कमल चंद्र के द्वारा रचित होता है। ठीक है, तो मेवाड़ या उदयपुर शैली के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मेवाड़ शैली उदयपुर शैली के बारे में हम आगे और जान लेते हैं थोड़ा। और यदि इसके बारे में बात करें दोस्तों हम अन्य तथ्यों के बारे में, तो अन्य तथ्यों के बारे में यदि हम देखें तो प्रारंभिक शैली का मौलिक रूप इसी शैली से मिलता है। जो प्रारंभिक शैली का मौलिक रूप है दोस्तों, जो राजस्थानी चित्रकला है वह कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मेवाड़ शैली से ही क्या होती है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। जो पोथी ग्रंथ है दोस्तों उनका सर्वाधिक चित्रण कहाँ हुआ है, तो सर्वाधिक चित्रण मेवाड़ शैली में ही हुआ है या फिर आप कह सकते हो उदयपुर शैली से हुआ है। एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए ध्यान रखना है कि डगलस बैरेट एवं बेसिल गे ने चोर पंचाशिका शैली का क्या किया, चोर पंचाशिका शैली का उद्गम कहाँ से माना है, तो मेवाड़ से माना है। जो चोर पंचाशिका शैली है दोस्तों वो डगलस बैरेट एवं बेसिल गे ने इसका उद्गम कहाँ से माना है, तो मेवाड़ से माना है। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब हम यदि बात करें दोस्तों राणा जगत सिंह फर्स्ट की, किसकी दोस्तों, राणा जगत सिंह फर्स्ट की, तो इसके समय दोस्तों लघु चित्रों का क्या होता है, निर्माण होता है जिसमें रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भगवत पुराण और रामायण की क्या होती है, रचना होती है। इनके समय के प्रमुख चित्रकार यदि हम बात करें तो साहिबुद्दीन और मनोहर थे। कौन थे, साहिबुद्दीन और मनोहर थे। इनके समय दोस्तों चित्रशाला की स्थापना होती है जिसे कहा जाता है चितेरोरी ओबरी या फिर कह सकते हो आप तस्वीरारो कारखानों। क्या कह सकते हो, तस्वीरारो कारखानों। ठीक है, कहाँ होती है चित्रशाला की स्थापना, तो राजमहल में, उदयपुर में जो राजमहल है दोस्तों उसमें चित्रशाला की स्थापना होती है जिसे क्या कहा जा सकता है, चितेरोरी ओबरी या फिर तस्वीरारो कारखानों। तो राणा जगत सिंह फर्स्ट आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि हम और बात करें दोस्तों, और यदि हम बात करें इसके अलावा तो राणा दोस्तों महाराणा जयसिंह के समय, किसके समय, महाराणा जयसिंह के समय दोस्तों लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए डायरेक्ट लघु चित्रों का जो है, लघु चित्र किसके समय विकसित होते हैं, तो वो
जो है जगत सिंह फर्स्ट के समय। और सर्वाधिक लघु चित्रों का निर्माण किसके समय होता है? सर्वाधिक, यदि आपसे सर्वाधिक पूछे दोस्तों तो राणा जय सिंह के समय। ठीक है। इसके अलावा जो दोस्तों उदयपुर और जो मेवाड़ शैली है उसमें पुरुषों की आकृति किस प्रकार थी? जो चित्र बनाए गए तो उसमें पुरुषों की आकृति किस प्रकार दर्शाई गई है? तो गठीली मूंछों युक्त दोस्तों चेहरे दर्शाए गए हैं पुरुषों के, विशाल यानी कि बड़े बड़े नयन दर्शाए गए हैं, खुले हुए अधर दर्शाए गए हैं। इसके अलावा छोटी ग्रीवा यानी कि छोटी छोटी गर्दन दर्शाई गई है, छोटा कद दर्शाया गया है, जिनके ऊपर उदयपुरी पगड़ी बंधी हुई है और लंबा सापा जो है दर्शाया गया है। तो पुरुषों की आकृति किस प्रकार दर्शाई गई है चित्रों में? तो गठीली मूंछों युक्त चेहरे, विशाल नयन, खुले अधर, छोटी गर्दन, छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी और लंबा सापा जो है चित्रों में दर्शाया गया है। ठीक है। यदि हम बात करें स्त्रियों की आकृतियों की, कि स्त्रियों की जो आकृति है वो चित्रों में किस प्रकार दर्शाई गई है? तो स्त्रियों की आकृति दोस्तों, स्त्रियों का जो है सरल स्वभाव दर्शाया गया है उसमें। मीन आकृति यानी कि मछली के समान जो है आँखें उनकी दर्शाई गई है। इसके अलावा लंबी नाक उनकी दर्शाई गई है, यानी कि सीधी लंबी नाक दर्शाई गई है। भरी हुई चिबुक दर्शाई गई है दोस्तों, चिबुक बोलते हैं ठोड़ी को। किसको बोलते हैं? ठोड़ी को। ठीक है। तो भरी हुई चिबुक दर्शाई गई है। ठिंगना कद दर्शाया गया है और लुगड़ी घाघरे पहनी हुई तथा कंचुकी यानी कि कंचुली में उनको दर्शाया गया है। इसके अलावा ठेठ राजस्थानी यानी कि बिल्कुल ठेठ राजस्थानी वेशभूषा में जो है उदयपुरी जो महिला है उनको दर्शाया गया है। ठीक है, चित्रकला के अंदर। यहाँ की विशेषता क्या है दोस्तों उदयपुर शैली या फिर मेवाड़ शैली की? तो प्रकृति का क्या है संतुलित चित्रण किया गया है। प्रकृति का क्या किया गया है? संतुलित चित्रण किया गया है। यदि हम यहाँ रंग की बात करें कि रंग किस प्रकार का दर्शाया गया है यहाँ पर सर्वाधिक, तो लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, नीला रंग और सफ़ेद रंग। ठीक है, लाल, पीला, हरा, नीला और सफ़ेद रंग जो है दोस्तों दर्शाए गए हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों उदयपुर या मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको चित्रकारों के बारे में ध्यान में होना चाहिए। भीकमचंद, कमलचंद, हीरानंद, कृपाराम, उमरा, जीवा, मनोहर और भैरूराम। इसके अलावा नूरुद्दीन और साहिबुद्दीन, ये सारे के सारे चित्रकार आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, भीकमचंद, कमलचंद, हीराचंद, कृपाराम, उमरा, जीवा, मनोहर और भैरूराम। इसके अलावा नूरुद्दीन, साहिबुद्दीन, ये सारे के सारे चित्रकार आपको ध्यान में रख रहे हैं। यदि हम बात करें दोस्तों नूरुद्दीन की, तो नूरुद्दीन के द्वारा कलीला व दमना का चित्रण किया गया है। ठीक है, कलीला व दमना का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। और कलीला व दमना किसके द्वारा दोस्तों रचित है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा क्या है? रचित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये यूनानी जो है भाषा में लिखित है दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों साहिबुद्दीन के द्वारा रागमाला रचित है, गीत गोविंद, रसिक प्रिया और भागवत पुराण। तो साहिबुद्दीन के बारे में भी आपको सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम और बात करें दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपको नोट में ध्यान रखना है 3 बिंदु। मेवाड़ में भित्ति चित्रों का, मेवाड़ में भित्ति चित्र दोस्तों सर्वाधिक इन्हीं के काल में जो है प्रचलन में आए हैं। किसके समय? तो महाराणा भीम सिंह के समय। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ में भित्ति चित्र सर्वाधिक किसके काल में जो है चित्रित हुए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है महाराणा भीम सिंह के समय। भित्ति चित्र, जो दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते थे दोस्तों, उन्हें बोला जाता है भित्ति चित्र। तो वो महाराणा भीम सिंह के समय। और इन चित्रों के अलावा दोस्तों यहाँ के अन्य प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो राग रागिनी, 12 मासा, राम काव्य, कृष्ण काव्य और रीति काव्य हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रमुख चित्र भी आपको ध्यान में रख लेने हैं। और दोस्तों एक फैक्ट और है, मोनालिसा के समान चित्र, मोनालिसा के समान चित्र कौन सा है? तो मुरली मनोहर चित्र है। किसके द्वारा रचित है? ये चित्रित है तो नरोत्तम दास के द्वारा ये चित्रित है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए उदयपुर चित्र शैली में कि मोनालिसा के समान चित्र कौन सा है, तो मुरली मनोहर चित्र है। किसके द्वारा? तो नरोत्तम दास के द्वारा ये चित्रित है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको मेवाड़ या फिर आप मान लीजिए उदयपुर के सापेक्ष में आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट चित्र शैली आती है दोस्तों हमारी चावड़ शैली। कौन सी आती है? चावड़ चित्र शैली। तो चावड़ चित्र शैली में आपको ध्यान रखना है दोस्तों 4 बातें हैं। 4 बातें आपको ध्यान रख लेनी है, आपकी चावड़ शैली कंप्लीट हो जाएगी। यदि हम बात करें आरंभकर्ता की, यदि चावड़ शैली का आरंभकर्ता किसको माना जाता है, तो आप बिल्कुल जवाब दोगे महाराणा प्रताप को। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चावड़ शैली का विकास किसके समय हुआ है सर्वप्रथम, तो वो महाराणा प्रताप के समय सर्वप्रथम हुआ था। यदि ऑप्शन में महाराणा प्रताप नहीं हो दोस्तों, तो आपको क्या करना है? अमर सिंह फर्स्ट करना है। क्या करना है? अमर सिंह फर्स्ट करना है, क्योंकि दोस्तों सर्वाधिक विकास जो है अमर सिंह फर्स्ट के समय ही हुआ था।
स्वर्णकाल भी अमर सिंह के समय ही माना जाता है और सर्वाधिक विकास जो होता है वो अमर सिंह फर्स्ट के समय होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें ऑप्शन पर डिपेंड करती है कि एग्जामिनर ऑप्शन क्या देता है और क्या करना है। यदि आपको सिंपल वे में महाराणा अमर सिंह दे तो बिल्कुल अमर सिंह करना है। ठीक है, और अमर सिंह नहीं हो तो महाराणा प्रताप करना है विकास में, तो क्योंकि सर्वाधिक विकास महाराणा अमर सिंह के समय ही हुआ था। तो सर्वाधिक विकास या फिर स्वर्णकाल की बात करें हम तो महाराणा अमर सिंह, और आरंभकर्ता की बात करें तो महाराणा प्रताप। ठीक है, विकास तो महाराणा प्रताप के समय भी हुआ था दोस्तों, लेकिन इतना नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इनको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाओगे। यदि हम बात करें अमर सिंह फर्स्ट के बारे में तो अमर सिंह फर्स्ट के समय रागमाला लिखी जाती है कब 1605 में, किसके द्वारा? निसारदीन के द्वारा, और ये मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। हमने पहले इसके बारे में जानकारी ले ली। चलिए हम बात करते हैं यहाँ का प्रमुख चित्रकार कौन था चावड़ शैली का। तो चावड़ शैली का प्रमुख चित्रकार है दोस्तों कौन? निसारदीन। कौन है? निसारदीन। तो निसारदीन के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि चावड़ शैली का क्या था? प्रमुख चित्रकार था। चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारी शैली आती है इसका नाम है नाथद्वारा शैली। क्या नाम है दोस्तों? नाथद्वारा शैली। तो नाथद्वारा शैली आपको, यदि हम नाथद्वारा शैली के बारे में देखें दोस्तों तो इसका विकास या फिर कह दीजिएगा स्वर्णकाल दोनों के दोनों ही किसके समय है दोस्तों? तो राज सिंह के समय, महाराणा राज सिंह के समय विकास और स्वर्णकाल नाथद्वारा शैली का हो जाता है। इनका जो है शासन कब से कब तक है? तो 1652 से 1680 तक जो है राज सिंह जो है मेवाड़ के क्या थे? शासक रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनके समय वृंदावन से कौन आते हैं? तो वृंदावन से आते हैं गोविंद और दामोदर। कौन आते हैं वृंदावन से? गोविंद और दामोदर इनके समय वृंदावन से आते हैं। और गोविंद जो और दामोदर दोनों आते हैं तो साथ में क्या लाते हैं दोस्तों? कृष्ण की मूर्ति लाते हैं। क्या लाते हैं? कृष्ण की मूर्ति लाते हैं। और इनको शरण दे दी जाती है किसके द्वारा? महाराणा राज सिंह के द्वारा इनको शरण दे दी जाती है। कहाँ पर? सियाड़ गाँव में। और जब इनको शरण दे दी जाती है तो वहीं पर मूर्ति की क्या हो जाती है दोस्तों? स्थापना हो जाती है। कहाँ पर? नाथद्वारा सियाड़ गाँव में। जब से ही दोस्तों नाथद्वारा शैली क्या है प्रचलन में आई थी। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। यदि नाथद्वारा शैली में प्रमुख पीठ पूछे जाए कि किसकी प्रमुख पीठ है तो वल्लभ संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है, जिसे आप बोल सकते हो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। ठीक है, तो वल्लभ संप्रदाय आ जाए या फिर पुष्टि मार्गीय संप्रदाय आ जाए तो इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो नाथद्वारा राजसमंद में है। कहाँ पर है? नाथद्वारा राजसमंद में। यहाँ पर दोस्तों वल्लभ संप्रदाय में वल्लभ जो संप्रदाय के संत हैं उनका चित्रांकन किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पर रंगों की प्रधानता, कौन कौन से रंगों की प्रधानता है? तो हरे व पीले रंगों की क्या है? यहाँ पर सर्वाधिक प्रधानता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किए गए हैं रंग वो कौन कौन से हैं? हरे और पीले हैं। इसके अलावा नाथद्वारा जो शैली है दोस्तों ये ब्रज शैली और उदयपुर शैली का क्या है? मिश्रण है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ब्रज शैली, क्योंकि कृष्ण की मूर्ति कहाँ से लेकर आए थे? तो वृंदावन से लेकर आए थे। तो वृंदावन पड़ता है दोस्तों ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, मथुरा वाले क्षेत्र, मथुरा भरतपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो इसलिए ब्रज शैली हो गया। और उदयपुर शैली है ये दोस्तों क्योंकि नाथद्वारा भी मेवाड़ जो मेवाड़ क्षेत्र में आता है। ठीक है, मेवाड़ के आसपास वाला क्षेत्र, क्योंकि ये मेवाड़ स्कूल में ही आती है नाथद्वारा शैली भी, इसीलिए उदयपुर शैली का तो होगा ही होगा। इसके अलावा ब्रज शैली का भी मिश्रण होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिश्रण किस किस शैली का है? ब्रज शैली और उदयपुर शैली का क्या है? मिश्रण है। यहाँ के प्रसिद्ध चित्रों की बात करें तो प्रसिद्ध चित्र क्या है दोस्तों यहाँ के? तो पिछवाइया यहाँ की क्या है? प्रसिद्ध है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नाथद्वारा की प्रसिद्ध है क्या है दोस्तों? तो पिछवाइया प्रसिद्ध है। यदि इस प्रकार पूछ लिया जाए पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ठीक है, यदि हम यहाँ की विशेषताओं की बात करें कि किस किस के चित्र सर्वाधिक हैं दोस्तों, तो श्रीनाथ जी की आकृति, इसके अलावा गायों का मनोरम दृश्य, कदली वृक्षों की जो है दोस्तों अधिकता है। यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह लगा रखा है दोस्तों मैंने, इससे दोस्तों अधिकता का जो है अधिकता दर्शाई गई है। कदली वृक्षों की क्या है? अधिकता है। और आसमान में देवताओं का क्या है दोस्तों? अंकन है। इसके अलावा पृष्ठभूमि में सघन क्या है? वनस्पति है। तो ये सारी की सारी जो विशेषता आपको ध्यान रखनी है। श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य है, कदली वृक्षों की यानी कि केले के वृक्षों की क्या है जो है अधिकता है, आसमान में देवताओं का अंकन किया गया है और पृष्ठभूमि में सघन क्या है? वनस्पति है। दोस्तों आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। चित्रकार, यहाँ के चित्रकार कौन कौन है? तो रामचंद्र है दोस्तों। ये चारों के चारों तो भगवान के नाम पे हैं, रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज और रामलिंग। किस शैली से है? तो नाथद्वारा शैली से। इसके अलावा आप ध्यान में रख लीजिएगा, दो राम है, एक क्या है? लाल है। एक तो चंपालाल हो गया, एक घासीराम हो गया, इसके अलावा एक तुलसीराम हो गया, और दो महिला चित्रकार हैं, इनको मत भूलिएगा। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, कमला और इलायची। किस शैली से? तो नाथद्वारा शैली से महिला चित्रकार है। ठीक है, क्या है दोस्तों? महिला चित्रकार है। तो आपको ध्यान में रखनी है ये सारी चीज़ें। चलिए हम बात करते हैं
नेक्स्ट बात करें दोस्तों देवगढ़ उपशैली के बारे में, या फिर कह लीजिए आप देवगढ़ शैली के बारे में, क्योंकि दोस्तों आरबीएससी की बुक में देवगढ़ उपशैली दिया गया है, जबकि अन्य जो ऑथेंटिक किताबें हैं उनमें जो देवगढ़ शैली ही दर्शाया गया है। इसलिए आप जो मानना चाहें वो मान लीजिएगा। देवगढ़ उपशैली के बारे में बात करते हैं तो देवगढ़ उपशैली कहाँ पर है दोस्तों, तो राजसमंद में है। देवगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद में है। इसके अलावा किसके द्वारा दोस्तों स्थापित की गई, तो 1680 की बात है। रावत द्वारकादास चुंडावत के द्वारा ये स्थापित की जाती है और महाराणा जयसिंह के काल में ये स्थापित की जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ के सामंत क्या कहलाते थे, तो 16वें उमराव कहलाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। देवगढ़ उपशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो देवगढ़ शैली को या उपशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें मिश्रण किस किस शैली का है, तो मारवाड़ शैली का इस पर मिश्रण है, जयपुर शैली का मिश्रण है, मेवाड़ शैली का मिश्रण है। ठीक है, तो तीनों के तीनों शैली आपको ध्यान रखनी है। मारवाड़ शैली, जयपुर शैली और मेवाड़ शैली, तीनों शैलियों का क्या है, इसमें मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रमुख भित्ति चित्र दर्शाए गए हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा गया है, अजारारी ओबरी और मोती महल। दोनों में क्या है दोस्तों, भित्ति चित्रों की क्या है, अधिकता है या फिर प्रधानता कह लीजिएगा आप। ठीक है, अजारारी ओबरी और मोती महल किस शैली से दोस्तों बिलोंग करती है, तो ये देवगढ़ शैली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो आपको ये दोनों के दोनों ध्यान रखनी है, अजारारी ओबरी और मोती महल। यदि हम बात करें अन्य तथ्यों में देखें दोस्तों हम, तो इनकी विशेषता कि यहाँ पर विशेषता किस चीज़ की है, तो प्राकृतिक परिवेश दर्शाया गया है। इसके अलावा शिकार के दृश्य दर्शाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अंतःपुर के बारे में दर्शाया गया है, राजसी ठाट बाट दर्शाया गया है और श्रृंगार और सवारी के भी यहाँ पर चित्र देखने को मिलते हैं। यदि आपसे रंग की बात करें, रंग कौन सा है यहाँ पर, तो रंग दोस्तों सर्वाधिक मिलता है पीला रंग। पीले रंग की सर्वाधिक प्रधानता यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके अलावा हम चित्रकार की बात करें तो बगता है, कबला दोस्तों फर्स्ट और सेकंड, 2 कबला थे दोस्तों, कमला फर्स्ट और कबला सेकंड। इसके अलावा हरचंद, नगा, चोखा और बैजनाथ, ये आपको चित्रकार ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हमने कर ली दोस्तों आज जो है मेवाड़ स्कूल के बारे में। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो, क्लास आपको अच्छी लग रही हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी कल, तो हम बात करने वाले हैं मारवाड़ स्कूल के बारे में। ठीक है,